नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बिना देरी किए आज की कहानी की ओर। वो मेरा कॉलेज में पहला दिन था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं अपने हॉस्टल में आ गया और सीधे बेड पे लेट गया। उस दिन मैं काफ़ी थक गया था। फिर कुछ देर बाद मैं उठकर बाथरूम में गया। पूरा गंदा होकर पड़ा था बाथरूम। शायद कई दिनों से वो साफ नहीं किया गया था। मुझे वो हॉस्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ 1-2 महीने रहने के बाद मैं तो बिल्कुल ऊब चुका था उस हॉस्टल से। फिर मैं और मेरा दोस्त मानव, हम दोनों शहर में घर ढूंढने लगे, पर बैचलर लड़कों को कोई भी घर नहीं देना चाहता था। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका था। 1 महीने तक घर ढूंढने पर हमें कोई अच्छा घर नहीं मिला। फिर एक दिन सवेरे मैं चाय पीने गया हुआ था, तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो अखबार पढ़ रहा था और उसी अखबार के नीचे एक छोटा सा ऐड था जिसमें एक नंबर दिया गया था और लिखा था, आपकी हर परेशानी का हल हमारे पास है। मैंने तुरंत वो नंबर को नोट कर लिया। फिर मेरा सेमेस्टर शुरू हो गया और मैं उसमें बिल्कुल मसरूफ़ हो गया। करीब 1 महीने बाद मुझे वो नंबर याद आया। मैंने तुरंत कॉल किया, पर फ़ोन स्विच ऑफ आया था। फिर उसी दिन रात को खाना खाने के बाद मैंने दोबारा कॉल ट्राई किया तो इस बार कॉल लग गया। सामने से एक बहुत ही भारी आवाज़ आई। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, जी मेरा नाम सूरज है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे रेंट पर घर चाहिए। फिर उस आदमी ने कहा, क्या बजट है आपकी? 5 से 7 हज़ार पर मंथ, मैंने जवाब दिया। फिर उस आदमी ने कहा, कल हमारा एजेंट आपको लेने आ जाएगा घर दिखाने के लिए। कृपया अपना एड्रेस इस नंबर पे भेज दीजिए। इतना कहते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले दिन ठीक सुबह के 11 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आया। ये वही एजेंट था। फिर मैं और मानव उस एजेंट के साथ घर देखने चले गए। 2-3 घर देखने के बाद आखिरकार एक अच्छा घर हमें दिख ही गया। वो घर शहर से बाहर एक बहुत ही शांत माहौल में था। वो 2 मंजिला घर था। वैसे तो वो घर खाली था, पर हम ऊपर वाले माले में रहने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वहाँ 2 बढ़िया बालकनी थी। फिर अगले कुछ ही दिनों में हम दोनों उस घर में शिफ्ट हो गए। उस नए घर में काफ़ी सुकून था। वहाँ पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रही थी क्योंकि इतने बड़े घर में सिर्फ हम 2 लोग ही रहते थे। नीचे वाला माला भी अभी तक खाली ही था। एक दिन मानव ने कहा, क्यों हम हमारे दोस्तों को भी यहाँ बुला लाएं? पर मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मुझे वहाँ अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। कुछ 1 महीना हमने काफ़ी आराम से उस घर में गुजार दिए। फिर एक दिन मानव को अपने घर जाना पड़ा। मैं उस घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया। मैं भी अपने घर जा सकता था, पर कुछ ही दिनों में हमारा इंटरनल एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। एक रात मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी शायद रात के 12:30 बजे होंगे। मुझे लगा बाजू वाले बालकनी में कोई खड़ा है। मैं उठकर जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इतने बड़े घर में मैं अकेला था। मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। मुझे अब नीचे से आवाज़ें आने लगी, पर मेरी हिम्मत नहीं थी नीचे जाने की। मैं चुपचाप उठा और मेरे कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया और आकर बिस्तर पर लेट गया। तभी जोर जोर से कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही मानो मेरी जान तो आज आकर हलक पर अटक गई। 10 मिनट तक दरवाज़ा बजते रहा और फिर बंद हो गया। मैं बिस्तर से उठा और देखने गया तो फिर से डर के मारे मेरी सांस अटक गई। मैंने देखा दरवाजे के नीचे एकदम ताज़ा खून गिरा हुआ था।
ये देखते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सब कुछ सामान्य था। दरवाजे के नीचे खून भी नहीं था। मैं तो बिल्कुल चौंक ही गया। मुझे लगा मुझे शायद रात को भ्रम हो गया है। पर उस दिन सुबह भी बड़ा ही अजीब लग रहा था। उस घर में एक बेचैनी सी लग रही थी मुझे। मैंने मानव को बुलाने का सोचा, पर यह सब सुनकर वो मेरा मजाक उड़ाता। रोज रात को ये सिलसिला अब चलने लगा था। कोई दरवाज़ा जोर जोर से पीटता और कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे ताज़ा खून आ जाता। कुछ दिन बाद मानव भी अपने घर से वापस आ गया। उसके आते ही मैंने उसे पूरा वाकया सुनाया तो मैंने जैसा सोचा था वो मजाक उड़ाने लगा। पर उसी दिन रात को कुछ बहुत ही भयानक हुआ। ठीक रात 12:30 बजे मैं और मानव पढ़ाई कर रहे थे। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा वैसे ही बजने लगा। ये सुनते ही मानव भी एकदम से चौंक गया। मानव चुपके से दरवाजे के पास गया और दरवाजे और फर्श के बीच जो गैप था उससे वो बाहर झांकने लगा। बाहर झांकते ही उसकी चीख निकल गई। मैंने पूछा तो उसने बताया कि दरवाजे के बाहर किसी औरत के 2 काले पैर दिख रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे भी पसीने छूट गए। फिर बाकी दिनों की तरह कुछ देर बाद दरवाज़ा बजना बंद हो गया और उसके नीचे से ताज़ा खून आ गया। मानव भी ये सब कुछ देखकर एकदम से सन पड़ गया था। पर एक बात ये थी कि वो जो कुछ भी था वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। फिर अगले दिन रात को हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तब करीब रात के 1 बजे थे। मानव ने कहा, यार मैं थोड़ा सिगरेट मार के आता हूँ। फिर वो बैल्कनी में सिगरेट पीने चला गया। जब कई देर तक वो अंदर नहीं आया तो मैं भी उसे बुलाने बाहर बैल्कनी में चला गया। तो मैंने देखा हमारे कमरे के पास वाले बैल्कनी में मानव बेहोश पड़ा हुआ था और उसके ठीक पास एक भयानक औरत बैठी हुई थी। वो औरत मानव के बाल को सहला रही थी। वो कोई आम औरत नहीं थी। वो काफी लंबी थी और उसका पूरा बदन एकदम काला था। उसके बाल तो बैल्कनी से नीचे जा रहे थे। ये नज़ारा देखकर तो मैं वहीं जम गया। फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया और मेरी ओर देखा। इतना भयानक चेहरा मैंने अपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा देखते ही वही मेरा पेशाब निकल गया। उसका चेहरा रात के जैसे काला था और आंखें एकदम सफ़ेद जैसे पूर्णिमा की चांदनी हो और 2 बड़े बड़े दांत बाहर भी थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं बचपन में चुड़ैल वाली कहानियों में सुनता था। फिर वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई तो मैंने देखा वो करीब 10 फीट लंबी होगी और मेरे देखते ही देखते वो धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। कुछ देर बाद मानव भी होश में आया और वो बच्चों की तरह रोने लगा। उसने बताया जब वो बैल्कनी में आया सिगरेट पीने तो उसे बाजू वाले बैल्कनी में कुछ काला धुआं दिखाई देने लगा और देखते ही देखते वो धुआं एक चुड़ैल में तब्दील हो गई। अगली सुबह हम दोनों तुरंत पास वाले एक शिवजी के मंदिर में चले गए। वहाँ हमें एक बाबा को सारा किस्सा बताया। उन्होंने कहा वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो एक डाकनी है और उसकी नज़र तुम दोनों पर है। मतलब तुम कहीं भाग नहीं सकते, ना ही तुम भाग पाओगे उससे। तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हें ढूंढ लेगी और मौका देखते ही वो तुम दोनों को मारकर अपने साथ ले जाएगी। ये सुनते ही मेरा तो सर चकरा गया। हम दोनों रोते हुए उन्हीं बाबा से पूछा, आप ही कुछ बताइए बाबा जी, हमें बचाइए इस डाकिनी से। फिर अगले दिन बाबा जी हमारे घर आए। घर आते ही वो चारों ओर देखने लगे। फिर वो दीवारों को छूते हुए पूरे घर के अंदर घूमने लगे। कुछ देर बाद वो घर से बाहर आ गए और हम दोनों को बाहर बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, मैं इस डाकिनी को नहीं हरा सकता।
मुझे माफ़ कर दो बच्चों। ये कहकर उन्होंने चुपके से मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई और वहाँ से वापस चले गए। मैंने चिट्ठी को मानव को नहीं दिखाया। फिर मैं मानव से कुछ दूर आया और छुपकर वो चिट्ठी पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, वो डाकिनी मानव के शरीर में है, इसीलिए मानव को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और भी लिखा था, हमारे घर के पश्चिम दिशा में कहीं पर उस डाकिनी यंत्र छुपा हुआ है, उसे चुपके से निकाल कर तुम्हें मेरे पास लाना होगा। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद मैंने उसे जला दिया। फिर मैं चुपके से हमारे घर के पश्चिम दिशा में ढूंढने लगा। 1 घंटा ढूंढने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। तभी मेरी नज़र सामने के एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के एक टहनी पर एक काले रंग की पोटली बंधी हुई थी। उसे देखते ही मुझे पता चल गया था कि शायद यही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा पैर खींच लिया। जब मैंने पीछे पलटा तो देखा वो कोई और नहीं, वो मानव ही था। मैंने कहा, क्या हुआ, पैर क्यों खींच रहा है तू मेरा? उसने एक अलग और भयानक आवाज में कहा, अपनी जान प्यारी है तो इस पेड़ के पास कभी मत आना। ये सुनते ही डर के मारे मैं पसीज गया, पर मैंने भी हार नहीं मानी और मानव को चकमा देकर उस पोटली को मैंने पेड़ से उतार लिया और दौड़ते हुए उसी बाबाजी के पास आ गया और उन्हें वो पोटली थमा दी। पोटली उनके हाथ में आते ही अचानक मानव चिल्लाते हुए वहाँ कहीं से अचानक आ गया, पर वो आश्रम में अंदर नहीं आ पा रहा था। तभी बाबाजी ने उस पोटली को हवन कुंड में समाहित कर दिया। हवन कुंड में पोटली जाते ही मानव एक अलग तरह से चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद वो होश में आया। फिर बाबाजी ने उसे अभिमंत्रित पानी पिलाया और कुछ देर बाद हम अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया। हम कई साल वहाँ उस घर में रहे, पर दोबारा कभी कुछ अनहोनी नहीं हुआ हमारे साथ। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।